हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी और एमटीएस के टारगेट करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि आज ये 11वां प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है आज। और इसमें हम लोग 20 जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना बना हुआ है, आप लोग चैनल को विजिट करें और उन सभी को देखें। काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें का आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग पहले एक वीडियो देखिए, एक प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उसके बाद आप लोग को अच्छी लगे तभी आगे सारे कंटिन्यू करिएगा, ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें तभी आप लोग को समझ में आएगा इस प्रैक्टिस सेट का अहमियत, ठीक। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो अशोक के अभिलेख सामान्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख सामान्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकांश अभिलेख अशोक के जो था किस लिपि में था? ऑप्शन ए है देवनागरी देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है खरोष्टी और ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक। उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब बी, ठीक। तो अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ठीक। आइए तो इससे संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो भारत में अधिकांश अ, अभिलेख जो था वो ब्राह्मी लिपि में था। जो अशोक का अधिकांश अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में था, लेकिन उत्तर पश्चिम में खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग किया हुआ है अशोक के अभिलेख में, ठीक। और अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो सबसे पहले अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ठीक। उसके बाद जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की वर्णन है, ठीक। कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 ईसा में अशोक द्वारा लड़ा गया था कलिंग राजा के साथ। और इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और ये सारा युद्ध वगैरह वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में स्पष्ट रूप से अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो मस्की और गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक उसमें दिया रहता है। बाकी जितने सारे अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय बताया गया है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देवनाम प्रिय, ठीक। और भाब्रू अभिलेख, भाब्रू शिलालेख, इनमें अशोक खुद को बौद्ध धर्मावलंबी बताता है, यानी कि अ, भाब्रू अभिलेख में अशोक खुद को बौद्ध धर्म का उपासक बताता है, ठीक। भाब्रू शिलालेख में। और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं उन सारी चीज़ों का हम लोग रिविजन करते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल के समय में ये लिखवाया गया था, हाथी गुफा अभिलेख। और इसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है, ठीक। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल और भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, और ये समुद्र गुप्त के समय में इसको लिखवाया गया था। और इसके लेखक जो है हरिसेन है, हरिसेन। और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के काल में ये लिखवाया गया था और इसमें इसके लेखक जो है हरिसेन है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन प्रथम ने इसको खुदवाया था। और इसमें जो सुदर्शन झील के पूर्णोद्वार की जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के पूर्णोद्वार की जानकारी किससे मिलती है? तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से। और यह संस्कृत में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख है, संस्कृत में, ध्यान रखिएगा ये संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके बाद है एहोल, एहोल अभिलेख। यह पुलकेशिन द्वितीय के काल में लिखवाया गया था, एहोल अभिलेख, ठीक, पुलकेशिन द्वितीय। और इसके लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश और ऑप्शन डी है सैयद वंश। तो रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? आप लोग को मैं बता दूं कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की एकमात्र महिला शासिका इसी को माना जाता है, रजिया सुल्तान को। तो इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे? तो वो था गुलाम वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, ठीक। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग अब देखेंगे पहले दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए उसके संस्थापक और महत्वपूर्ण वंश, मतलब महत्वपूर्ण शासक देखेंगे और संस्थापक, जिससे कि प्रश्न बन जाता है कि ये जो शासक है किस वंश से संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण शासक होते हैं।
जैसे कि गुलाम वंश का जो स्थापना होता है 1206 में, और ये 1290 तक इसका शासनकाल रहता है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहता है, और इसके जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन, इन सभी को ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और बलबन, ये खिलजी वंश के शासक था सब। उसके बाद है सॉरी गुलाम वंश के, अब खिलजी वंश का जो समय पीरियड होता है 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 में इसका स्थापना होता है और 1320 तक ये लोग शासन करते हैं। और इसकी जो स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रसिद्ध था, ठीक, जो कि एग्जाम में बनता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी से। ये खिलजी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद है तुगलक वंश, ठीक। तुगलक वंश के जो स्थापना हुआ था 1320 में, और ये 1414 तक शासन किए थे। 1320 से लेकर के 1414 तक, ठीक। और ये सबसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं लोग का था, तुगलक वंश का, ठीक, तुगलक वंश का। जो कि इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, और इसके प्रसिद्ध शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये सभी तुगलक वंश के शासक थे। उसके बाद सैयद वंश का कार्यकाल सबसे कम रहता है, ठीक। सैयद वंश का कार्यकाल सबसे कम रहता है, 1414 से लेकर 1451 तक। अगर सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर, तो तुगलक वंश हो जाएगा। और सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो सैयद वंश का। और इसके जो संस्थापक था खिज्र खां था, ठीक। और एक मुबारक शाह इसके प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद लोधी वंश, ठीक। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी, ठीक। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, जो कि 1451 में इसकी ध्यान रखिएगा, इसका 1451 से लेकर कितना तक, 1526 तक, ठीक। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल रहता है। और इसके प्रसिद्ध शासक की बात करें तो सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि बाबर 1526 से 30, बाबर क्या करता है कि मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर, ठीक। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर 1526 में दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है। और बाबर शासन करता है 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर कितने दिन तक शासन करता है, तो 1526 से लेकर 1530 तक। अब हम लोग देखेंगे मुगल जो साम्राज्य था उसके सारे शासक को। तो सबसे पहले बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता है। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन करता है। उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक शासन करता है। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन करता है। फिर शाहजहां 1627 से 1658 तक, और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। और ये मुगल वंश के यही महत्वपूर्ण शासक थे। बाकी जो जो शासक को पढ़ना होता है उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था वो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर सवाल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया था। ऑप्शन ए है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी है मालवा विजय, ऑप्शन सी है मेवाड़ विजय, और ऑप्शन डी है बंगाल विजय। तो किस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात विजय, ठीक। गुजरात विजय। तो आइए हम लोग जितने भी भारत के निर्माण हुए हैं, स्थलाकृतियां हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या क्या बनवाया गया था उसको हम लोग देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दिल्ली में, ठीक। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में बख्तियार काकी की याद में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, ठीक। कुवत उल इस्लाम दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी अजमेर में है। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, जो कि इल्तुतमिश बनाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, इसको अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज ए खास ये भी दिल्ली में है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और यह एक विशाल जलाशय है, ठीक। हौज ए खास दिल्ली में है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, और यह एक विशाल जलाशय है। तुगलकाबाद किला दिल्ली में है, और इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तुगलकाबाद किला दिल्ली में है, और इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम हुमायूं का मकबरा ये अकबर के काल का है।
अकबर के काल में। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर के काल में करवाया गया था हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में। उसके बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो कि हम लोग का क्वेश्चन था। इस कौन करवाया था? अकबर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक। उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने करवाया था। इसका जो वास्तुकार पूछ लेता है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक। और शाहजहां ने बनवाया था कहाँ पर? तो आगरा में। लाल किला, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें दीवान आम और दीवान खास आप लोग सुने होंगे। दीवान आम और दीवान खास कहाँ स्थित है? तो ये लाल किला में स्थित है, लाल किला में। ठीक। इसको कौन बनवाया था? तो शाहजहां, दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में। मोती मस्जिद आगरा में है। इसको शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब ने बनवाया था। और यह इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक। तो ये ताजमहल के कॉपी इसको कहा जाता है। ठीक। बीबी का मकबरा को। और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया था कौन? तो राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के विजय विजय की याद में। ठीक। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने बनवाया था। मोहम्मद खिलजी को हराया था, उसके उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक। गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में, गोल गुंबज बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। गोल गुंबज बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का इसमें मकबरा है। ठीक। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक। गोल गुंबज में क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक। तो ये रहा सभी चीजें। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए है अनुमान, ऑप्शन बी है उपज का बंटवारा, ऑप्शन सी है भूमि की माप और ऑप्शन डी है अ, ठेका प्रथा। तो ये किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि माप से। ठीक। जो शेर शाह सूरी का भू राजस्व व्यवस्था था ये भूमि माप से संबंधित था, भूमि माप से। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो भूमि माप का व्यवस्था शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था, उसमें जमीन को जरीब में मापने की प्रथा शुरू की थी। जमीन को जरीब में मापने की प्रथा कौन शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी ने। जमीन को जरीब में मापने का प्रथा शेर शाह सूरी ने किया था। अब हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी के शासनकाल। तो ये इसका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 रहता है। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहता है और यह सूर्यवंश का शासक था। ठीक। सूर्यवंश का। और इसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। बचपन का नाम फरीद खान। सूबेदार बहार खान लोहानी द्वारा एक शेर मारने पर इसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। सूबेदार बहार खान ने इसको शेर खान की उपाधि दिया था एक शेर को मारने पर। और इसने सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में लड़ा था। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में लड़ा था। बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह को हराया था। सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह को हराया था, जो कि 1534 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। यहाँ पर दो युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध 1539 में और एक हुआ था 1540 में बिलग्राम का युद्ध। और दोनों में उसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। ठीक। दोनों में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। ठीक। उसके बाद 1540 के बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ये भारत छोड़कर भाग गया था और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर इसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक। शेर शाह की। कलिंजर का अभियान कलिंजर अभियान जो कि 1545 में हुआ था और इसी युद्ध के दौरान तोप का गोला फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो कलिंजर अभियान में 1545 में युद्ध में तोप का गोला के फटने से हुई थी। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ही कराया था, जिसे कि सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम। ठीक। ग्रैंड ट्रंक रोड जो अभी है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने, जिसे कि उस टाइम पे क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। और डाक सेवा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। डाक सेवा का शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। तो ये सारे शेर शाह सूरी से संबंधित सारे फैक्ट्स था जो कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे, उन सारी चीज़ों को मैंने लिया था। ठीक। तो आइए हम लोग 5 नंबर सवाल पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोल रहा है कि राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 149, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 150 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 151।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो आइए हम अब उन सारे अधिकारी को देखेंगे जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं 75(1) के तहत, अनुच्छेद 75(1) के तहत। संघ के मंत्री, और वही संघ के मंत्रियों का नियुक्ति 75(1), वही जो ये भी संघ के मंत्री ही हैं, प्रधानमंत्री। तो जितने भी संघ के मंत्रियां हैं उनकी नियुक्ति करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति 75(1) के तहत, पीएम की सलाह पर। ठीक, पीएम की सलाह पर। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 2 के तहत। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं 124 के 2 के तहत। और जितना भी इसमें अधिकारियों का हम लिखे हैं, इनका सबका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 217 के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। राज्यपाल हो गया। और चुनाव आयुक्त 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के 2 के अंतर्गत नियुक्त करते हैं। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 316, अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 338 के तहत करते हैं। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के 1 के तहत करते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के बी के तहत करते हैं। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 350 के बी के तहत करते हैं, अनुच्छेद 350 के बी के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति सभा के में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक, जो कि कला विज्ञान और इन सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। ठीक, उनका नियुक्ति करते हैं कौन? तो मनोनीत करते हैं। ठीक, मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 के तहत। और अनुच्छेद 53 के तहत यह स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 53 क्या स्पष्ट करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 53। ठीक, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं, गवर्नर, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति। या उपराज्यपाल भी होते हैं, उपराज्यपाल भी, तो उनको भी नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जितने सारे अध्यक्ष और अधिकारी थे, जिस तरह इसमें हम दिए हैं, इनका सबका नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। तो आप लोग ये अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर सवाल है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? ऑप्शन ए है राज्यों के पास, ऑप्शन बी है संघ के पास, ऑप्शन सी है दोनों के पास, या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के पास। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संघ के पास। ठीक, संघ के पास होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो आइए हम लोग शक्तियों का विभाजन से संबंधित सारी चीज़ें देखते हैं। तो शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है। शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक, संघ सूची में केंद्र सरकार, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है। और बाकी जो विषय बच जाते हैं, जो कि उसको अवशिष्ट शक्तियों में, यानी कि अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। सिर्फ अवशिष्ट सूची उसके लिए बनाया गया है। तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 246 शक्तियों का विभाजन संबंधित है 246 से। और यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम, शक्तियों का विभाजन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और इसमें 3 सूची होती है। कौन? संघ सूची, जैसा कि मैंने सारा चीज़ें बता दिया। इसमें 100 विषय होते हैं, जैसे रक्षा, रेलवे और बैंकिंग। कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग आदि। उसके बाद राज्य सूची, इस पर राज्य कानून बनाता है, और इसमें कुल 61
विषय हैं, जैसे पुलिस, कृषि, जेल, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची, ये केंद्र प्लस राज्य दोनों। और इस टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य रहता है। हाँ, जब कोई विषय पर टकराव हो गया तो उसमें ज़्यादा मान्य किसका रहेगा, तो केंद्र का। और इसमें कुल 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, ये सभी समवर्ती सूची के। और अवशिष्ट सूची, ठीक। अवशिष्ट शक्तियाँ, अनुच्छेद 248 के तहत 200 अवशिष्ट शक्तियाँ किस में है, तो अनुच्छेद 248 में है। और इस पर अधिकार केवल संसद यानी कि केंद्र के पास रहता है, ठीक, केंद्र के पास। और इसको कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक, कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7 नंबर सवाल पे आते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है BAR अम्बेडकर। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अस्थायी तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी बताइए आप लोग। तो अस्थायी हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, जिनको कि 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक में चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आइए हम लोग अब संविधान सभा से संबंधित सारी फैक्ट्स को जानते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1946, ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में गठन किया गया था। और इसका विचार कौन दिए थे, तो MN राव, ठीक। संविधान सभा का विचार कौन दिया था, तो MN राव 1934 में ही दे दिए थे, ठीक, MN राव 1934 में। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 279 प्रारंभ में थे, ठीक, 279 प्रारंभ में थे। और विभाजन के बाद कितने बचे, तो 299, ठीक, विभाजन के बाद कितने बचे, तो 299। पहले कितने थे, 279, विभाजन के बाद 299। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, जैसा कि मैंने बताया। अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार BN राव, हाँ, संविधान सभा के सलाहकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, BN राव। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। अंगीकृत यानी कि अपनाया कब गया, सॉरी, बनकर तैयार कब किया गया था, ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट यानी कि अपना लिया गया था। और इसको लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब से किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के अंतिम बैठक अगर पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 बोलना है, ठीक, 24 जनवरी 1950। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था, तो JL यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। और उसी को प्रस्तावना कहा गया, ठीक, प्रस्तावना उसी को कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 8 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है चेरापूंजी, ऑप्शन बी है मानसीनराम, ऑप्शन बी है क्या, मानसीनराम, ऑप्शन सी है शिलांग, और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मानसीनराम, ठीक। मानसीनराम कहाँ पर है, तो मेघालय में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहाड़ी पूछेगा तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मानसीनराम खासी पहाड़ी पर पड़ता है, ठीक, खासी पहाड़ी पर। तो अगर पहाड़ी पूछे कि किस पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होता है, तो खासी पहाड़ी, मेघालय की खासी पहाड़ी। और स्थान पूछेगा तो मानसीनराम हो जाएगा। यहाँ पर विश्व का सबसे, भारत का नहीं, विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है, मानसीनराम में, ठीक। तो आइए अब विश्व में सर्वाधिक चीजें क्या है, क्या उस सभी को देखते हैं। जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, जिसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1214.7 किलोमीटर। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, जिसमें सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, ठीक, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम मेघालय। सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है, या कंचनजंगा सिक्किम, ठीक। K2 जो कि पाक अधिकृत है, लेकिन ये कंचनजंगा
भारत की है, ठीक। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा, तो कुचिकल जलप्रपात, क्या कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचा बांध, सर्वाधिक ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध क्या हो जाएगा, तो टिहरी बांध उत्तराखंड, टिहरी बांध उत्तराखंड। सर्वाधिक लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा, हीराकुंड बांध उड़ीसा, हीराकुंड बांध उड़ीसा, सर्वाधिक लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। और सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ठीक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक, बड़ा गुंबद कौन है, तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक का। उसके बाद क्या है, रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान हो जाएगा राजस्थान का, थार रेगिस्तान राजस्थान। सबसे ऊंचा सम्मान नागरिक भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न है, ठीक। भारत का सर्वाधिक ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, वीरता पुरस्कार सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत की क्या है, तो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है। सर्वाधिक बड़ी ताजे पानी की झील वुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी का झील कौन है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, खारे पानी का झील चिल्का झील है, खारे पानी का झील चिल्का झील। और सबसे पहला रामसर साइट यही थी, चिल्का झील, भारत की पहला रामसर साइट चिल्का झील ही था। और सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप कौन है, तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। तो ये सारी चीज़ें, अब भी इसमें कुछ बच रहा है, सीधी बात नो बकवास, सारी चीज़ें का रिविजन हो गया, ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक। बहुत मेहनत लगता है भाई ये कंटेंट तैयार करने में, सारी चीज़ें मतलब आप लोग को तो बस पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है, थार मरुस्थल, ये तो इसका आंसर सबको पता होगा। थार मरुस्थल किस राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी राजस्थान, ठीक। तो आइए हम लोग जितने भी भारत के मरुस्थल हैं उन सारी से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो थार मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो यह एक गर्म मरुस्थल है, थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, और यह अरावली के पश्चिम में स्थित है, ठीक। अरावली जो पहाड़ी है इसके पश्चिम में स्थित है। तो ये जो मरुस्थल के जो यहाँ पर रेत होती है, जो कि दिल्ली दिल्ली जो शहर है उसको, उस रेत को दिल्ली टाउन में नहीं आने देता है कौन, अरावली पर्वत, ठीक। और यही अरावली पर्वत को नष्ट करने के सरकार ने आदेश दे दिया था। तो समझो अगर अरावली पर्वत नष्ट हो जाता तो जो मरुस्थल का रेत था पूरा सारी रेत कहाँ आता, तो दिल्ली में। तो पूरा दिल्ली मतलब इससे तबाह हो जाता। पता नहीं सरकार क्या सोचती है, कैसे नियम कानून बनाती है, इन लोगों का तो कुछ नॉलेज है ही नहीं, कुछ भी बना देता है सब। तो ये राजस्थान में है। और दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान कौन है, तो थार मरुस्थल। एक चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या, तो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जिस मरुस्थल में रहती है वो थार मरुस्थल है, ठीक। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है ये। और इसके चंद्राकार रेत के टीले यहाँ पर होते हैं, ठीक। थार मरुस्थल में चंद्राकार आकार के रेत के टीले होते हैं जिसे कि बरखान कहा जाता है, ठीक, बरखान। उसके बाद लद्दाख मरुस्थल है, ठीक। लद्दाख में मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है, ठीक, शीत मरुस्थल है। और भारत का यह एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। भारत का अगर ठंडा रेगिस्तान पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। और हिमालय के वृष्टि छाया में, इसका ठंडा होने का कारण क्या है, तो हिमालय के वृष्टि क्षेत्र में, छाया क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। रेन शैडो क्षेत्र में पड़ता है ये। उसके बाद है कच्छ का रण, जो कि सफ़ेद मरुस्थल है। कच्छ का रण सफ़ेद मरुस्थल है, यह गुजरात में है। और यह विशाल नमकीन दलदल, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर नमकीन दलदल पाए जाते हैं, ठीक। नमकीन दलदल जिसे कि सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं इसको, सफ़ेद रेगिस्तान। तो ये सभी मरुस्थल थे भारत के। उन सारी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको मैंने रखा था, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। ऑप्शन ए है वुल्लर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है सांभर झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बुल्लर झील, ठीक, बुल्लर झील। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है, बुल्लर झील। तो आइए हम लोग झील से सारी चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे बड़े मीठे पानी का झील वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर, ठीक। सबसे बड़े मीठे मीठे पानी का झील वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर झेलम नदी। खैरा सबसे बड़ी लैगून झील खारे पानी का, सबसे बड़ी लैगून झील खारे पानी का चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी
सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। वेम्बनाड झील जो है बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सबसे बड़े मीठे पानी का झील वुलर झील हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े खारी पानी का झील चिल्का झील हो जाएगा। लेकिन सबसे लंबी बोलेगा, लंबी, बड़ी और लंबी में ध्यान रखना है, बड़ी और लंबी। लंबी कौन हो जाएगा? वेम्बनाड झील, केरल में है और यह बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ऊंचा चोलामू झील सिक्किम में। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? चोलामू झील सिक्किम में। और तैरता हुआ झील, तैरता हुआ एकमात्र झील कौन सा है? तो लोकटक झील मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में है। और ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यहीं पर मणिपुर में है। उसके बाद उल्का पिंड से निर्मित झील, उल्का पिंड से निर्मित जो झील है ये लोनार झील है, महाराष्ट्र में। ठीक, और इसका रंग गुलाबी हो गया था। ठीक, इसका रंग क्या था? गुलाबी। लोनार झील जो कैसा झील है? उल्का पिंड से निर्मित झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील गोविंद पंत पंत सागर झील, जो कि ये इसको ये प्रकृति झील नहीं है, ये बनाया गया झील है। ठीक, कृत्रिम झील है गोविंद बलम पंत सागर, गोविंद बलम पंत सागर ये एक कृत्रिम झील है। और सर्वाधिक लवणीय झील अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। सर्वाधिक लवणीय झील सांभर झील, राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। ठीक, जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। और श्रीहरिकोटा स्थित इसी पुलिकट झील में है, श्रीहरिकोटा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ? जम्मू कश्मीर का हम लोग झील देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं। वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील और मानसबल झील, ये जम्मू कश्मीर का है। वुलर, डल, शेषनाग और मानसबल। वुलर, डल, शेषनाग और मानसबल। उसके बाद उत्तराखंड के नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, देवताल। उत्तराखंड के कौन है? नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, देवताल। नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, देवताल। तो ताल जितने होते हैं उत्तराखंड के होते हैं। राजस्थान के सांभर, राजसमंद, पिछौला, जयसमंद, पुष्कर, नक्की। राजस्थान के सांभर, जयसमंद, पिछौला, राजस्थान के सांभर, राजसमंद, पिछौला, जयसमंद, पुष्कर, नक्की, ये सभी राजस्थान के। आंध्र प्रदेश के कोलेरी और पुलिकट। आंध्र प्रदेश के कोलेरू और पुलिकट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1975। तो प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1973 में। ठीक, 1973। तो अब हम लोग देखेंगे भारत में जितने भी वन्य जीव से संबंधित प्रोजेक्ट हैं किस वर्ष लागू किए गए थे। ठीक, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जो कि सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है। 1973 ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। प्रोजेक्ट हाथी कब? 1992 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। प्रोजेक्ट स्नो लेडर 2000, लेपर्ड 2009। हुंगलू प्रोजेक्ट 1970, हुंगलू प्रोजेक्ट 1970। और ये कश्मीरी हिरन के लिए, कश्मीरी हिरन के लिए, कश्मीरी हिरन के लिए। और ये क्यों किया जाता है प्रोजेक्ट? ये कोई भी वन्य जीव प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया जाता है? तो उस वन्य जीव के बचाव के लिए। ठीक, उसके संरक्षण के लिए किया जाता है, ताकि उनके जो प्रजाति है विलुप्त ना हो। और ये कहाँ शुरू किया गया था? तो दाची गांव, जम्मू कश्मीर से। दाची गांव, जम्मू कश्मीर से। लायन प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट 1972, लायन प्रोजेक्ट 1972 गिरनार नेशनल पार्क गुजरात से। इसका प्रारंभ गिरनार नेशनल पार्क गुजरात से किया गया था। गिर नेशनल पार्क, सॉरी। टाइगर 1973 हो गया। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से शुरू किया गया था इसको, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से, जो जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड से। मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1975 में। मगरमच्छ मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1975 में इसके संरक्षण एवं प्रजनन के लिए इसको शुरू किया गया था, प्रजनन के लिए। गेंडा प्रोजेक्ट, गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में। गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम से, काजीरंगा नेशनल पार्क असम से शुरू किया गया था गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में। हाथी 1992 में। सी भूम, सी भूम झारखंड से शुरू किया गया था, सी भूम झारखंड से। लाल पंडा प्रोजेक्ट 1996 में। लाल पंडा प्रोजेक्ट 1996 में सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया था। उसके बाद है गिद्ध, गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में। गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में मौतों को रोकने के लिए, गिद्ध की मौतों को रोकने के लिए। ठीक, गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में लाया गया था। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों के लिए, ऊंचे हिमालय जो कि
हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो वहीं पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कब? तो 2009 में। चीता प्रोजेक्ट 2022 में लाया गया था। चीता चीता प्रोजेक्ट 2022 में कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। अगर आप लोग से पूछे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को कहा जाता है। 12 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है चंद्र वर्ष, ऑप्शन बी है सौर वर्ष, ऑप्शन सी है चंद्र और सौर वर्ष, ऑप्शन डी है ग्रेगोरियन वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र सौर वर्ष। ठीक, चंद्र सौर वर्ष पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय पंचांग में पहला महीना जो होता है चैत्र का होता है। पहला महीना चैत्र का होता है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है। 22 मार्च से शुरू होता है और लीप ईयर में 21 मार्च से, लीप ईयर में 21 मार्च से, ऐसे नॉर्मली 22 मार्च से शुरू होता है पहला महीना चैत्र का, और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। ठीक, राष्ट्रीय पंचांग में जो पहला महीना होता है चैत्र का और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। ठीक, शक सावंत की बात करें तो शक सावंत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में हुई थी। शक सावंत की शुरुआत 18वीं ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे कुषाण राजा कनिष्क। कुषाण राजा कनिष्क इसके संस्थापक कौन थे? तो कुषाण राजा कनिष्क। उसके बाद है विक्रम सावंत। विक्रम सावंत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया गया था। 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। राजा विक्रमादित्य ने। और अन्य सावंत जो कि गुप्त सावंत 319 में शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। गुप्त सावंत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। हिजरी सावंत एक इस्लामिक कैलेंडर था। इसको 622 में शुरू किया गया था, 622 में। और इलाही संवत अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इलाही संवत अकबर द्वारा 1583 में शुरू किया गया था। 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये पंचांग और संवत से संबंधित सारी फैक्ट्स थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतने से ही प्रश्न बनता है इसमें, और एक्स्ट्रा नहीं बनता। 13 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल किस परिवार से संबंधित है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। ठीक, वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है लिलियेसी, ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है लिलियेसी, ऑप्शन सी है नेलम्बोनेसी और ऑप्शन डी है पोएसी। ऑप्शन डी क्या है? तो पोएसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेलम्बोनेसी। तो आइए अब हम जितने भी एंथम है, राष्ट्रीय एंथम, उनके वैज्ञानिक नाम को हम लोग देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस पक्षी मोर, जिसका पाबो क्रिस्टेसस। उसके बाद राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा, जैसा कि क्वेश्चन था। वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालिसिस बरगद। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। और विरासत पशु जो कि हाथी है, इसका तो वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है इस उपनिषद, ऑप्शन बी है केन उपनिषद, ऑप्शन सी है मंडूकोपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मंडूकोपनिषद। ठीक, मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो आइए हम लोग उपनिषद से संबंधित सारी जानकारी को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। और इसका अन्य नाम है वेदांत है, यानी कि वेदों का अंतिम भाग। वेदांत यानी कि वेदों का अंतिम भाग, इसका अन्य नाम है। और इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। और सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है।
सबसे बड़ा और पुराना बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा मंडूक उपनिषद। सबसे छोटा कौन है? तो मंडूक्य उपनिषद। और फारसी में उपनिषदों का अनुवाद कौन कराया था? तो दारा शिकोह ने, जिसे सीर ए अकबर नाम दिया गया था। फारसी में अनुवाद कौन कराया था? तो दारा शिकोह ने, और इसको सीर ए अकबर नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस पदार्थ से बना होता था? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस पदार्थ से बना होता था? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है टंगस्टन, और ऑप्शन डी है निकेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, टंगस्टन। ठीक, टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो संकेत होता है डब्ल्यू होता है। ठीक, इसका लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है, इसलिए इसका संकेत डब्ल्यू होता है। और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए तो नहीं गलता है। ठीक, बल्ब में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आर्गन या नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन या नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, आर्गन या नाइट्रोजन। एक और क्वेश्चन बनता है, हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, जिसमें कि निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है नाइक्रोम। ठीक, निकेल और क्रोमियम से नाइक्रोम बनता है। और इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है, जिससे यह लाल होकर ऊष्मा पैदा करता है और जलता नहीं है। ठीक, जलता नहीं है। तो हीरे के तार का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। उसके बाद फ्यूज जो बना होता है ये शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, और इसका गलनांक बहुत कम होता है, ताकि करंट ज़्यादा होने पर यह तुरंत पिघल जाए। फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? कि जब करंट ज़्यादा प्रवाहित होने लगता है, तो क्या होता है कि अगर फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं वो सारे जल जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है कि करंट अगर अधिक होता है तो ये गल जाए और वहाँ से करंट का सप्लाई रुक जाए। ठीक, करंट का सप्लाई रुक जाता है, इसलिए कोई हानि नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए इसका गलनांक बहुत कम होता है। थोड़ा सा अगर करंट बढ़ा तो ये गल जाएगा और करंट सप्लाई वहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 16 नंबर सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है आयाम, ऑप्शन डी है वेग। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम। ठीक, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तो आइए ध्वनि से संबंधित सारे फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो ध्वनि जो होती है यह अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश पूछे तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ कैसे तरंग है? तो अनुप्रस्थ जो तरंग होता है वो ऐसे चलता है, यह ऐसे वैसे लहरिया कट मारता है। लेकिन जो अनुदैर्घ्य होता है वो ऐसे कंपन करके चलता है, ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, ऐसे सटता हटता चलता है। लेकिन ये ऐसे लहर मारते चलता है। ये हो गया कौन? अनुप्रस्थ। और ये हो गया कौन? तो अनुदैर्घ्य। तो आप लोग अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ समझ गए होंगे। तो जो ध्वनि है ऐसे गमन करता है, तो इसलिए इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और जो ध्वनि होता है ये ठोस में सबसे अधिक तेजी से गति करता है। सबसे तेजी से गति ठोस में करता है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ठीक, और सबसे अधिक तेजी से गति किस में करता है? तो ठोस में करता है। इसी आप लोग को ध्यान रखना है। और हवा में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ध्वनि का प्रकार होता है। एक श्रव्य ध्वनि जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से पहले की ध्वनि को क्या कहेंगे? 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि को क्या कहेंगे? अवश्रव्य ध्वनि। वही प्राश्रव्य ध्वनि किसको कहा जाता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को क्या कहेंगे? तो प्राश्रव्य ध्वनि कहेंगे। और इसको सुनता कौन है? तो चमगादड़ सुनता है। जो हम लोग मनुष्य सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। ठीक, 20 से न कम का सुन सकता है और 20,000 से न अधिक का सुन सकता है। ठीक, तो अधिक वाले कौन सुनते हैं?
चमगादड़, और इसको सोनार में प्रयोग किया जाता है। ठीक, सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि का। और ध्वनि का तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है और यह आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता किस पर? डेसिबल में मापा जाता है और यह आयाम पर निर्भर करता है। और ध्वनि का तरत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरत्व पूछे तो आवृत्ति, तीव्रता हो जाएगा आयाम, तरत्व होगा आवृत्ति। ठीक, महिलाओं की आवाज या पिच अधिक होती है। जो तरत्व होता है ये महिलाओं की जो महिलाओं की आवाज होती है इसकी तरत्व अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि महिलाओं की आवाज़ थोड़ा मतलब महीन होता है, और हम लोग का जो मेल होते हैं उनका जो तरत्व होता है वो कम होता है, इसलिए ये लोग ऐसे ड्रम जैसे बोलते हैं, लेकिन महिला कोयल जैसी बोलती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होता है? तो जो आवाज़ आप लोग कभी कहीं भी बोलते होंगे तो उधर से आप ही की आवाज़ सुनाई देता होगा, तो प्रतिध्वनि उसको कहा जाता है। ठीक, जो आवाज़ लड़ के वापस सुनाई दे उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। और इसको सुनने की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 17.2 मीटर, 17.2 मीटर की न्यूनतम दूरी पर आप इसको सुन सकते हैं प्रतिध्वनि को। और इसका प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर किसी माध्यम में तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो धातु पूछ रहा है, कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है जास्ता। तो कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पारा। ठीक, बी एक धातु, सॉरी पारा एक धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो आइए धातु से संबंधित सारी फैक्ट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो जो धातु की सामान्य अवस्था होता है ये अधिकांश ठोस होते हैं। ठीक, जितने भी धातु हैं वो लगभग पारा को छोड़कर सभी क्या होते हैं? तो ठोस होते हैं। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव के रूप में रहता है और इसमें धात्विक चमक होती है। धातु में जाहिर सी बात है धात्विक चमक होगी। और ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। और सबसे अच्छा सुचालक पूछे, धातु में भी सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा? चांदी, उसके बाद है तांबा। ठीक, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है? तो चांदी, उसके बाद है तांबा। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। देखते होंगे सोना चांदी जो भी होता है इसको पीट कर अलग अलग आकार उसका दिया जाता है और इसका परत बनाया जाता है। ठीक, तो इसको पीट कर चादर बनाया जाता है और इसी गुण को क्या कहा जाता है? तो आघात वर्धनीयता कहा जाता है। और ये सबसे अधिक किसका होता है? तो सोना का होता है। ठीक, सबसे अधिक सोना का होता है। इसको पीट कर इतना पतला कर सकते हैं ना, मतलब बहुत पतला कर सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है कि सोना का आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होता है। तन्यता, तन्यता यानी कि इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। ठीक, इनको खींचकर पतला तार भी बनाया जा सकता है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु, सॉरी सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे हल्की लिथियम। और सबसे कठोर धातु टंगस्टन हो जाएगा। कह रहा है कि विकल्प में हीरा हो तो वो अधातु है और धातु टंगस्टन या फिलामेंट, सॉरी प्लेटिनम। धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन। वही अधातु हीरा है। ठीक, हीरा जो है ये अधातु है। धातु अगर पूछेगा सबसे कठोर तो टंगस्टन हो जाएगा। आप लोग हीरा देख के मार नहीं दीजिएगा। ठीक, टंगस्टन। धातु पूछेगा तो टंगस्टन, अधातु पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम भी कठोर धातु है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सीजियम है या पोटेशियम। सीजियम या पोटेशियम है सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सीजियम या पोटेशियम है। और हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु गैलियम और सीजियम। हथेली पर रखने पर पिघलने वाला धातु कौन है? तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। सोडियम और पोटेशियम यह बहुत मुलायम, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? बहुत मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम वाला तो बहुत प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है, और ऑप्शन में सोडियम ही रहता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, और इसको मिट्टी के तेल यानी कि किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो होता है किस प्रक्रिया से निकलती है? ऑप्शन ए है CO2 के अपघटन से, ऑप्शन बी है जल के अपघटन से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज के निर्माण से, और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल के अपघटन से। तो जो ऑक्सीजन निकलता है ये जल के अपघटन से निकलता है, ठीक, जल के अपघटन से निकलता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण में जल भाग लेता है, इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो इसी के अपघटन से निकलता है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक देखें तो क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग, और इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम धातु। और जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण पूछेगा कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन, यानी कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश का रंग, यानी कि सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में होता है, और हरे प्रकाश, ये दोनों में होता है, ठीक। अब इसमें जो अभिक्रिया होते हैं उनको हम लोग समझते हैं। तो इसमें CO2 और जल उपयोग किया जाता है, CO2 जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, इसमें क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के उपरांत बनता है ग्लूकोज, ठीक। और उप उत्पाद के रूप में कौन बनता है, ऑक्सीजन, और यह जल से निकलता है, ठीक। उप उत्पाद के मतलब ऑक्सीजन, ये निकलता है O2, ठीक। अब देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो ग्राना में। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है, ग्राना में। और अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय संश्लेषण अगर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो स्ट्रोमा में। और प्रकाशीय संश्लेषण ग्रेना में, स्ट्रोमा में। और पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। पौधे में जो भोजन रहता है वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा। और जल का परिवहन, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम करते हैं। और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम, जल का परिवहन जाइलम, और भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में पौधे में। और प्रकाशीय संश्लेषण कहाँ होता है, ग्राना में। अप्रकाशीय संश्लेषण स्ट्रोमा में, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो जल के अपघटन से, जल के अपघटन से। तो ये सारे प्रकाश संश्लेषण और पौधे से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि इससे प्रश्न बनते हैं। 9 नंबर सवाल है, सॉरी 9 नंबर पर 19 नंबर, मानव शरीर में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? मानव शरीर में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए रोग प्रतिरोध, यानी कि आरबीसी क्या रोग प्रतिरोधक है। ऑप्शन बी है रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का परिवहन, और ऑप्शन डी है हार्मोन का स्राव। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक। तो आइए हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होता है। हिंदी में इसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। और इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और यह वयस्क में अस्थि मज्जा, जो आप लोग हड्डी जानते होंगे, हड्डी के अंदर एक कुछ मुलायम सा पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है, ठीक। अस्थि मज्जा या मेरुरज्जु, उसी में क्या बनता है? तो इसका निर्माण होता है आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में, ठीक, भ्रूण अवस्था, जबकि कोई भी जीव का जब भ्रूण अवस्था आता है, जैसे निषेचन के बाद पहले भ्रूण बनता है,
जब प्रजनन होता है तो भ्रूण, आप लोग समझ पा रहे होंगे भ्रूण क्या है। तो भ्रूण में लीवर में क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। जीवन काल 120 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु पीलिया में हो जाता है। इसकी मृत्यु कहाँ होता है, पीलिया में। तो आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। केंद्रक, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारी, स्तनधारी आप लोग समझ पा रहे हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ऊंट और लामा, ये अपवाद हैं। ऊंट और लामा में के आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक होता है। ठीक, ऐसे जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद कौन है, तो ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मुख्य घटक, तो आरबीसी का मुख्य घटक है हेमोग्लोबिन, जिसमें कि लोहा पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा। और इसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और इसका कार्य क्या है, तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी का कार्य क्या है, तो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अब हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। आरबीसी जहाँ, वहाँ डब्ल्यूबीसी भी रहता है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। तो इसको श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइटस। अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइटस। और ये आरबीसी से बड़ी होती है। आरबीसी से आकार में यह बड़ा होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। संख्या में आरबीसी से कम होता है, लेकिन आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा की तरह जैसा, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक, इसकी केंद्रक, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। कैसा भी जीव हो, उसमें स्तनधारी हो या ना हो, उसमें केंद्रक होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है। और इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक जीवन काल बहुत ही कम होता है। और इसका कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना डब्ल्यूसी का ही काम। अगर डब्ल्यूबीसी, अगर आपके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, आपके ऊपर कोई भी बीमारी हावी हो सकती है, कोई भी बीमारी हावी हो सकती है। और इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक, इसके प्रकार है लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी बनाता है। जो लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। उसके बाद है मोनोसाइटस। मोनोसाइटस क्या करता है, तो यह सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, जो कि जीवाणुओं को निकल जाता है। जो खतरनाक जीवाणु होते हैं शरीर के अंदर, उसको निकल जाता है डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक होता है, लगभग 60 से 70%। तो ये तीनों क्या है, डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ठीक, इनका अलग अलग कार्य है। और रोग, इसकी कमी से ल्यूकोपेनिया, डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है, ल्यूकोपेनिया, और अत्यधिक से ल्यूकेमिया, जिसे कि ब्लड कैंसर कहा जाता है, ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा, जिसे कि ब्लड कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सही है, 20 नंबर सवाल, ये लास्ट सवाल। अष्टप्रधान की स्थापना किस मराठा शासक ने की थी। अष्ट परिषद की स्थापना किस मराठा शासक ने की थी। ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है संभाजी, ऑप्शन सी है राजा राम, और ऑप्शन डी है साहू जी। तो इसका क्वेश्चन आज आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसा आप लोगों को कंटेंट कहाँ मिलेगा। सारी चीज़ें का रिवीजन में करवा दिया आप लोगों को। ये 20 क्वेश्चन से हमको लग रहा है कि 500 क्वेश्चन का आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा। 20 क्वेश्चन से कितने, 500 क्वेश्चन, इससे तो कम हुआ नहीं होगा। क्योंकि एक में 20, 25, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम रह रहा है। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कमेंट में आप जो लिखना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वो भी लिखें, वीडियो बुरी लगी तो वो भी लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। टेक केयर, बाय।